नमस्कार। हंसती मुस्कुराते और खुशनुमा सुबह और इस सुंदर सी प्यारी सी सुबह में आपका और हमारा साथ आप देख रहे हैं डीडी बिहार का मॉर्निंग लाइव शो, आपकी अपनी होस्ट निहारिका के साथ। तो चलिए सबसे पहले निहारिका की बेस्ट वाली गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत आप सभी दर्शकों का। अब अगर मैं मौसम की बात करूँ ना, तो आपने भी गौर किया होगा कि मौसम का ना आजकल बड़ा मूड स्विंग हो रहा है। कभी झमाझम बारिश हो जाती है तो कभी तीखी धूप भी निकल जाती है, कभी बड़ा ही खुशनुमा मौसम होता है तो कभी मौसम के बाद और बारिश के बाद वाली उमस का भी हमें सामना करना पड़ता है। अब अगर मौसम की मूड स्विंग की बात करें तो इस पर हमारा कंट्रोल बिल्कुल नहीं है और हम शायद कुछ नहीं कर सकते हैं, पर अगर आपके मूड की बात करें तो आज की सुबह हम इसे बेहतर ज़रूर बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप आज की सुबह बिहार विहार के साथ जुड़े हैं तो आपके मूड का अच्छा होना स्वाभाविक है। तो चलिए एक अच्छे से बात से एक अच्छे से सेगमेंट से कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। हमारा पहला सेगमेंट आज का सुविचार। जो अच्छे विचार होते हैं, जो अच्छे कथन होते हैं, उनसे हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है, हमारी सुबह अच्छी हो जाती है और हमारे जो सपने हैं उन्हें साकार करने के लिए मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। तो आइए नज़र डालते हैं क्या है आज का सुविचार। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और दर्शकों, अब बारी मेहमान से मुलाकात की। आज की हमारे मेहमान एक विदुषी महिला हैं जिन्होंने हिंदी भाषा में एमए किया, एमफिल किया और पीएचडी की डिग्री ली। 30 वर्षों से अध्यापन कार्य से जुड़ी हैं। आपको बताऊं कि अब लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों में भाग लेती रही हैं, शोध पत्र भी प्रस्तुत करती रही हैं। आपने संपादन का कार्य भी किया है और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि आप कविताएं भी लिखती हैं। उत्कृष्ट पत्र पत्रिकाओं में आपकी आलेख और रचनाएं भी प्रकाशित होती रही हैं। तो चलिए हमारे साथ हमारे आज की मेहमान का स्वागत करिए। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर रेखा मिश्रा जी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, जेडी वुमेन्स कॉलेज पटना। रेखा मैम, अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। जब हम बात कर रहे थे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और चूँकि दो बातें एक साथ हो रही हैं, 14 सितंबर को हमने हिंदी दिवस मनाया और फिलहाल हम मना रहे हैं हिंदी पखवाड़ा। 17 सितंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हमने मनाया। तो अगर मैं उनके कार्यों को देखूं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी भाषाएं हैं उनको ख्याति दिलाने में उन्होंने बड़ा काम किया है। अगर मैं उनके मन की बात, कार्यक्रम की बात करूं, तो जो ये हिंदी भाषा है उसको जन जन तक पहुंचाया है उन्होंने। तो ये जो प्रयास उन्होंने किए हैं और धीरे धीरे जो विश्व पटल पर हमारी हिंदी का ने जो उपस्थिति दर्ज की है, उसके बारे में क्या कहेंगी? यहीं से शुरुआत। बहुत सुंदर बात कही आपने जी। नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है हिंदी भाषा को आगे ले जाने के लिए, वो बहुत उत्कृष्ट है। उन्होंने अपने सारे भाषण जो हैं वो बाहर जब वो जाते हैं हिंदी में देते हैं, जिससे हमारी संस्कृति, हमारी जो सामाजिक चेतना है उसका विकास बाहर के देशों में हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, और हमारी जो संस्कृति है उसका बहुत ज़्यादा स्वरूप वहाँ देखने को मिल रहा है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में और ये विदेशों के जो अन्य देश हैं वहाँ पर हिंदी भाषा को लेकर के जो एक चेतना जागृत हुई है, वहाँ के जो प्रवासी साहित्यकार हैं वो भी मिल करके स्कूलों में, कॉलेजों में हिंदी को ले जाने का जो काम कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों का ही परिणाम है। उन्होंने G20 में जो अपना भाषण हिंदी में दिया था तो सारे देशों से आए हुए लोग आश्चर्यचकित हो गए थे और मीडिया बंधुओं को उनके उस भाषण को अपनी अपनी भाषा में रूपांतरित करने का ये प्रयास करना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। मोदी जी बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं हिंदी की दिशा में, और आज भी उन्होंने जो 14 सितंबर था उस दिन भी उन्होंने हिंदी को लेकर के विश्व बंधुत्व की बात की, सांस्कृतिक चेतना को जगाने की बात की कि भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। और हिंदी, क्योंकि 61 करोड़ जनता अब हिंदी बोल रही है, तो हिंदी को आगे ले जाने में वो हमेशा ये रहते हैं, सशक्त रहते हैं। और उन्होंने बताया है कि हिंदी
में ही हम अपनी सारी चीज़ों को, चाहे वो डिजिटल इंडिया की बात करें, हम हिंदी में सभी चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में हिंदी फलेगी फूलेगी और विश्व पटल पर एक सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में मुखरित होगी। और ये उपस्थिति हम देख भी रहे हैं धीरे धीरे, जो परिस्थितियां बदल रही हैं और जो हिंदी का प्रभाव और महत्व दिख रहा है वो हम सभी महसूस कर सकते हैं, वो हम सभी देख भी सकते हैं। हालांकि कुछ और प्रयास की भी ज़रूरत है। तो अगर मैं बात करूं हिंदी पखवाड़े की, जो अभी हम फिलहाल मना रहे हैं, तो इसकी प्रासंगिकता पर क्या कहेंगी वर्तमान परिवेश को देखते हुए? वर्तमान परिवेश में हिंदी पखवाड़ा तो हर साल मनाया जाता है और हिंदी पर बहुत सारे काम भी होते हैं, लेकिन अगर हम हिंदी को विकसित करना चाहते हैं तो पूरे साल इस पर काम करने की योजनाएं बननी चाहिए और हो भी रही हैं। अब कार्यालयों में, इसमें बैंकों में, सब जगह हिंदी में काम होने लगा है। तो हिंदी पखवाड़ा मनाकर हम हिंदी को एक जागृति की दिशा की ओर मुखर करते हैं, लेकिन हिंदी को पूरे वर्ष वो सम्मान मिलते रहना चाहिए, क्योंकि हिंदी राजभाषा के रूप में तो स्थापित की गई है, लेकिन उसको राष्ट्रभाषा के फलक पर लाने की भी आवश्यकता है, जो अभी तक हो नहीं सका है। ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बनाएं। हर देश की एक राष्ट्रभाषा है, पर हमारे देश में हिंदी को राजभाषा बनाया गया, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं इस देश में बोली जाती हैं। यहाँ तो विविधता में एकता है, तो एकता को देखते हुए अगर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे तो ये भी एक अच्छी पहल रहेगी। फिर हमें हर वर्ष पखवाड़ा मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पखवाड़ा हम तब मनाने की बात करते हैं जब हमें लगता है कि वो चीज़ कमज़ोर है। तो हिंदी कमज़ोर नहीं है, हिंदी अभिव्यक्ति का एक बहुत सशक्त माध्यम है। हमारी जितनी सांस्कृतिक चेतना है उन सबको हिंदी भाषा के माध्यम से ही हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं। जी, अगर मैं बात करूं युवाओं की, तो मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की, तो भारत को एकजुट बनाए रखने में जो हिंदी की भूमिका है, आपने भी अभी बताया कि ये बड़ी मात्रा में बोली जाती है हमारे अपने देश भारत में। तो ये जो भारत में एकजुटता लाने में जो हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है, चूँकि आप हिंदी की प्राध्यापिका हैं, इसलिए ये सवाल आपसे, क्या बताना चाहेंगे? हिंदी एकजुटता लाने में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दे रही है, क्योंकि हर जगह, चाहे वो मीडिया के क्षेत्र में ले लीजिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में ले लीजिए, कार्यालयीन हिंदी के क्षेत्र में ले लीजिए, हिंदी की जो प्रयोजनीयता है वो निरंतर विकास के पथ पर है। आज हिंदी पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या भी बहुत बढ़ रही है, और जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें भी हिंदी को महत्व दिया जा रहा है और उसको अनिवार्य किया जा रहा है। तो इस सब से हिंदी बहुत आगे बढ़ रही है। हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या अब बढ़ रही है। पहले ऐसा लोगों को लगता था कि हम अंग्रेजी पढ़ करके ही अपना विकास या अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे देश का विकास हो रहा है, वैसे वैसे हिंदी भाषा का भी विकास हो रहा है, और युवा हिंदी में भी अपने व्यक्तित्व के विकास में लगे हुए हैं। वो कंप्यूटर का क्षेत्र ले लीजिए, डिजिटलाइजेशन का क्षेत्र ले लीजिए, आज हर जगह AI जो कृत्रिम ये है उसमें भी आज हिंदी अपना स्थान बना रही है और हिंदी निरंतर फल फूल रही है। हम लोग हिंदी के प्राध्यापक हैं, तो हम देख रहे हैं कि हिंदी पहले की तुलना में धीरे धीरे विकास के पथ पर ही अग्रसर है। उसमें कहीं कोई रोक नहीं है और उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि अभिव्यक्ति का ये इतना सशक्त माध्यम है। भारत में अधिकतर लोग हिंदी में अपनी बातों का आदान प्रदान कर पाते हैं। चाहे आप दक्षिण भारत चले जाएं, उत्तर भारत चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हिंदी अब एक सशक्त माध्यम के रूप में वहाँ पर भी फैल रही है। दक्षिण भारतीयों ने भी हिंदी को स्वीकार कर लिया है और उसके स्वरूप से वो एक सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमने जो बातें की और जो आपने बताया, ये एक सकारात्मक पक्ष भी हमने देखा, पर अगर अभी भी वर्तमान परिस्थिति पर नज़र डालें तो हिंदी के समक्ष कई चुनौतियां भी हैं। बहुत सही कहा, जिसे हम देख रहे हैं। चुनौतियां तो हैं जी। तो जब हम बात कर रहे हैं हिंदी पखवाड़े पर, इस हिंदी के बारे में, तो कैसी चुनौतियाँ देखती हैं आप, जो हिंदी को उसका सामना करना पड़ रहा है और वो हक जो जिसके हकदार है हिंदी, वो हम अभी तक नहीं दे पाए? चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन चुनौतियों को ये करने का साहस भी हमारे भारतीय लोगों में है, और वो लोग हिंदी भाषा को लेकर जो चुनौतियां सामने आज हैं, क्योंकि कार्यालयों में जो स्थान हिंदी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया अभी तक। बैंकों में और ये सब जगह पे अभी भी हम अंग्रेजी में ही अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि वो गुलामी की जो भाषा थी वो अभी तक हम उससे मुक्त नहीं हो पाए हैं। और अंग्रेजी को जानना भी जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी विश्व फलक की भाषा है। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम अंग्रेजी को बिल्कुल छोड़ करके हिंदी में ही आगे बढ़ सकते हैं।
तो हिंदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने अस्तित्व के संरक्षण की। वो अपना अस्तित्व धीरे धीरे वैश्विक फलक पर कायम कर रही है, और जिस दिन ये अस्तित्व कायम हो जाएगा उस दिन हिंदी को वो सब कुछ मिल जाएगा जो अंग्रेजी भाषा को या चीनी भाषा को मिला हुआ है। हिंदी आज तीसरी भाषा के रूप में जानी जा रही है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा और चीनी भाषा ये इनको बोलने वालों की संख्या ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन फिर भी हिंदी अपने अस्तित्व को संरक्षित कर रही है। हिंदी की प्रयोजनीयता बढ़ रही है। आज मॉरिशस और सूरीनाम जैसे देशों में भी हिंदी को आगे ले जाने के लिए बहुत काम किया जा रहा है। वहाँ के निदेशालयों में हिंदी की शब्दावली पर काम हो रहा है, और निरंतर नई नई शब्दावलियाँ, शब्दकोश गढ़े जा रहे हैं। मेडिकल की जो किताबें हैं वो हिंदी में आ रही हैं, इंजीनियरिंग की किताबें अब हिंदी में लाने की बात चल रही है। तो चुनौतियां सामने हैं, लेकिन उनसे जूझते हुए हिंदी निरंतर प्रगति के पथ पर है, मुझे ऐसा लग रहा है। चुनौतियां तो हैं, चुनौतियां जब नहीं रहेंगी तो फिर मज़ा नहीं है। चुनौतियों का सामना करते हुए ही कोई भी चीज़ आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, तो हिंदी भी उसी तरह बढ़ रही है। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इन बातों से। लेकिन एक पक्ष और भी दिखता है। अगर मैं बात करूँ भाषाओं की, तो कहीं ना कहीं बहुत जगहों पर अंग्रेजी का वर्चस्व दिखता है। चुनौतियों में आपने भी जिक्र किया। तो सच पूछा जाए तो जो बदलती हुई परिस्थिति के साथ जो हिंदी का प्रयोग है वहाँ भी अपभ्रंश आ रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं उन्हें किस नज़र से देखती हैं और क्या करना चाहिए? हाँ, प्रयोग में जो अपभ्रंश की बात आप कह रही हैं ये बहुत सही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है। कई विविध राज्य हैं यहाँ पर, वहाँ सबकी अपनी अपनी अलग भाषा है, तो उन भाषाओं का प्रभाव हिंदी पर पड़ता रहता है। वैसे हिंदी का फलक बहुत बड़ा है, उसने कई तरह की शब्दावलियों को अपने में समाहित किया है। संस्कृत की शब्दावलियाँ हैं, बांग्ला की शब्दावलियाँ हैं, कई उर्दू फारसी की शब्दावलियाँ हैं, हिंदी ने समाहित किया है। लेकिन बावजूद इसके हिंदी में जो एक बोलचाल की हिंदी जो है उसमें ये विविधता देखने को मिलती है। जैसे हम पंजाब की तरफ चले जाएं तो वहाँ की हिंदी, वहाँ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा जो है उससे प्रभावित रहती है। हम अगर राजस्थान, गुजरात की तरफ चले जाएं तो वहाँ उसकी क्षेत्रीय भाषाओं से प्रभावित रहती है। तो ये सब चीज़ें हैं हिंदी के सामने, एक समक्ष चुनौती है। लेकिन फिर भी हिंदी जो है वो अपनी जो ये है क्या कहने छवि वो बना रही है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है। ये अलग है कि हमारा फॉन्ट थोड़ा अलग हो सकता है, बोलने में शब्दावलियों का प्रयोग हम अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो हिंदी तो हिंदी है, उसमें प्राण है और वो प्राण ऊर्जा उसको लेके चल रही है आगे। जी। और हिंदी की बहुत बड़ी खासियत है कि कई भाषाओं को बड़ी आसानी से अपने में समाहित कर लेती है। बहुत बड़ी खासियत है हिंदी की। चूँकि समय का दौर बदला है तो तकनीक भी अब ज़्यादा हम प्रयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया भी हमारे साथ है जिस पर हम बड़े एक्टिव भी रहते हैं। तो ये जो बदलता दौर है उसने हिंदी भाषा को कैसे प्रभावित किया है? इस बदलते दौर में हम देख रहे हैं कि आज सोशल मीडिया में भी आप देख रहे हैं कि हिंदी की छवि बहुत बढ़ रही है। डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंट्री फिल्में जो बन रही हैं वो भी हिंदी में बन रही हैं, उनको जानने वाले लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। गीत वगैरह बहुत ज़्यादा हिंदी में अब देखने को मिल रहे हैं, और लोगों का रुझान हिंदी की तरफ बढ़ रहा है। तो हिंदी कहीं से भी पीछे नहीं है। हिंदी अपने आप में एक अग्रणी भाषा के रूप में आगे बढ़ रही है, और मीडिया हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक चेतना की बात हो, सामाजिक चेतना की बात हो या दर्शन की बात हो, हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि हिंदी का स्वरूप उज्जवल है और उसको लेकर लोग चल रहे हैं। ये ठीक है, सोशल मीडिया पे अंग्रेजी या अन्य भाषाएं भी फल फूल रही हैं, लेकिन आज आप देख रहे हैं विज्ञापनों की भाषा में हिंदी के साथ अन्य भाषाएं भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन हिंदी भाषा में जो विज्ञापन आ रहे हैं उनको लोग, उनमें एक नयापन, एक ताजगी देख पाते हैं, तो उससे लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और हिंदी को अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जी, बड़ी बात कही आपने। आप एक प्राध्यापिका हैं, शिक्षण क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो अगर मैं बात करूं डिजिटल इंडिया की, नई शिक्षा नीति की, तो एक अच्छी बात ये रही और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ओर जोर भी दिया है, भारतीय भाषाओं को समाहित करने की बात कही है। तो इसको आप कैसे देखती हैं और इस पर जो काम हो रहा है वो किस हद तक हिंदी के प्रचार प्रसार को प्रभावित करेगा आपके विचार से? जो भी नरेंद्र मोदी जी के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो नारी शिक्षा को लेकर हो या देश के विकास के लिए हो, उन सब में वो भाषा को महत्व इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जन जन की भाषा जो है उसमें ही प्रचार प्रसार किया जा सकता है। उनके जो भी कार्यक्रम आ रहे हैं, उनकी जो योजनाएं आ रही हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजना है, नारी को स्वास्थ्य
स्वास्थ्य प्रदान करने की योजना है, उन सभी योजनाओं को हम अपढ़ जनता से लेकर के पढ़ी लिखी जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, तभी वो योजनाएं साकार हो सकेंगी। तो इसके लिए भाषा एक सशक्त माध्यम है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी हिंदी में इन सारे कार्यक्रमों का जो नियोजन है वो करने का प्रयत्न कर रहे हैं और गांव-गांव तक उनकी जितनी भी ये चीज़ें हैं, कार्यक्रम हैं, वो सब पहुंच रहे हैं। उन्होंने नारी महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। उड़ान तक उनकी जो योजना है, बालिका समृद्धि योजना, फिर उन्होंने इसमें नारी के लिए बहुत सारी अपनी योजनाओं को साकार किया है। उन्होंने उसके स्वास्थ्य को लेकर अभी भी उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन धार में गुजरात में बताया था कि स्वस्थ नारी एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ परिवार का निर्माण कर सकती है। तो नारी के स्वास्थ्य, उसके औद्योगिक क्षमता को लेकर के नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे कार्यक्रमों को ला रहे हैं और उन सभी कार्यक्रमों को हम हिंदी में अगर प्रायोजित करेंगे तो वो जन जन तक पहुंच सकेगा और जो अपढ़ महिलाएं हैं वो भी उसको समझ पाएंगी। इसलिए भाषा की भूमिका तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जितने भी उनके कार्यक्रम हैं वो सब जन जन तक पहुंच रहे हैं। महिलाएं बहुत ही अच्छी तरीके से उसका लाभ उठा पा रही हैं। आपने अपने जवाब देते हुए जिक्र किया महिलाओं के सेहत की बात आपने की और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने जन्मदिन पर ये तोहफा मांगा है, महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा की बात की, सेहत की सुरक्षा की बात की। ये बात मैंने इसलिए आपसे की क्योंकि एक तो आप महिला हैं और इसके अलावा आप जेडी विमेंस कॉलेज में पढ़ाती हैं जहां लड़कियों के साथ आपका संपर्क है और ये बहुत बड़ी समस्या भी है क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती, उनकी प्रमुखता होती है उनका परिवार। तो एक महिला होने के नाते उनके इन प्रयासों के बारे में क्या कहेंगे और एक महिला कॉलेज की प्राध्यापिका होने के नाते? ये सवाल इसलिए खास करके क्योंकि आपने नज़दीक से देखा है उस समस्या को। जी बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न किया आपने निहारिका जी। छात्राएं जब कॉलेज में आती हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो बिना खाना पीना खाए हुए चली आती हैं और कभी कोई बेहोश हो रही है, कभी कोई कमज़ोर दिख रही है। हम लोग समय समय पर उनके हेल्थ चेकअप वगैरह भी कराते रहते हैं तो हम पाते हैं कि वो अधिकतर जो छात्राएँ हैं वो कमज़ोर हैं, उनमें एनीमिया है। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जी जो अभी प्रयास कर रहे हैं, जैसे जो विवाहित महिलाएं हैं वो पहली बार जब गर्भ धारण करती हैं तो उनको 6,000 रुपये का ये दिया जाए उनको, जिससे कि उनकी जो बच्चा है उसके पालन पोषण और उनके खुद के जीवन को स्वस्थ किया जा सके। तो ऐसी कई सारी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं जो हमारी छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी है। उनको उन तक अगर वो ये समझ जाएं कि स्वास्थ्य ही जीवन है, अगर वो स्वस्थ रहेंगी तो वो अपने परिवार को स्वस्थ रख सकती हैं। केवल परिवार का ध्यान देने और अपने को स्वस्थ न रखने से उनका जो नुकसान हो रहा है, इस बात को पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की कई योजनाएं हैं। और हम लोग भी कॉलेज में, महाविद्यालय में छात्राओं को ये हमेशा समय समय पर बताते रहते हैं। जैसे पोषण वीक वगैरह मनाते हैं, उनको बताते हैं कि उनके लिए पोषण की क्या आवश्यकता है और वो कैसे अपने को स्वस्थ रख सकती हैं। कॉलेज आने के पहले उनको एक सेब खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए, कैल्शियम की क्या आवश्यकता है उनके शरीर में, क्योंकि उनको आगे गर्भ धारण करना है, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है लड़कियों को, औरतों को। तो उनको उन सारी चीज़ों के प्रति हम लोग जागरूक करते हैं और इसमें मोदी जी के जो भी कार्यक्रम है उन सब के बारे में भी हम लोग उनको बताते हैं छात्राओं को। और ऐसी लड़कियों को भी हम लोग तैयार करते हैं जो गाँव में जा कर के वहाँ भी इन सारी बातों की जानकारी दे सके। वहाँ पर जैसे स्लम एरियाज़ वगैरह हैं, वहाँ पे हमारी छात्राएं जाती हैं और वहाँ जा कर के भी उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों को जागरूक करने के पहले स्वयं जागरूक होना है। तो उसमें हम प्राध्यापकों की भूमिका रहती है। हम लोग अपनी छात्राओं को जागरूक करते हैं स्वास्थ्य के प्रति और उनके जो उनकी शैक्षिक गुणवत्ता है उसके प्रति। जी 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 विस्तार से बताया आपने। और सच पूछिए तो महिलाओं की सेहत की बात हम सभी जानते हैं, स्वीकारते भी हैं, कहीं ना कहीं इग्नोर होता है, पर जब शीर्ष नेतृत्व से ये बात आती है ना तो उसकी व्यापकता बड़ी होती है और वहाँ समझने की बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि अगर नारी सक्षम रहेगी, नारी स्वस्थ रहेगी, तो ऐसे भी कहा जाता है कि नारी परिवार की धुरी होती है और पूरा परिवार विकसित होगा, समाज विकसित होगा, हमारा देश विकसित होगा। मैं एक और पहलू पर आपसे बात करना चाहूँगी क्योंकि ख़ासकर क्योंकि महिलाओं के रोज़गार की भी बात आती है
और आप एक महिला महाविद्यालय में पढ़ा रही हैं और वो भी हमारी अपनी भाषा हिंदी पढ़ाती हैं। तो एक कनेक्शन जो होता है ना बच्चों के साथ तो बड़ा बढ़िया हो जाता है। तो जब भी हम रोज़गार की बात करते हैं, कोई भी विद्यार्थी जब महाविद्यालय ज्वाइन करता है तो आजीविका का प्रश्न उसके समक्ष रहता है। अब अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों की, तो जो स्टार्टअप इंडिया है और मेक इन इंडिया है, महिलाओं के लिए ख़ास बहुत कुछ प्रावधान इसमें किया गया है। तो जो बच्चियां हैं आपके महाविद्यालय में, उन पर कैसा प्रभाव देखती हैं? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे NEP 2020 के तहत जो कार्यक्रम, जो पाठ्यक्रम लागू किया गया है, इसके अलावा लखपति दीदी से लेकर उड़ान तक की जो योजना नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है छात्राओं के लिए, जैसे वो 11th और 12th करने के बाद उनको आगे इंजीनियरिंग वगैरह में उनका दाखिला नहीं हो पाता था, तो उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं। तो छात्राएं उससे बहुत लाभ उठा रही हैं और वे बड़ी संख्या में आगे आ रही हैं। और स्किल की जो बात है, रोजगार से जोड़ने की बात जो है, तो जो पाठ्यक्रम बनाया गया है CBSE सिस्टम का, वो स्किल ओरिएंटेड है और सभी छात्राएं रोजगार की तरफ जा रही हैं। उनको ये जागृति उनके अंदर है कि हम पढ़ने आ रहे हैं तो केवल एक डिग्री हासिल करने नहीं आ रहे हैं, कल हमको अपने पैरों पर खड़ा होना है और हमें आगे कुछ करना है। इस भाव को लेकर के बच्चियां आजकल महाविद्यालयों में आ रही हैं और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हम लोग देख रहे हैं जो विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों में ये जागृति है, वो पढ़ना चाह रही हैं और पढ़ के अपने पैर पे खड़ी होना चाह रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम पुरुषों से कहीं पीछे ना रह जाएं और इसलिए वो जो पाठ्यक्रम है उसमें वैल्यू एडेड कोर्सेज को जोड़ा गया है। स्किल एनहेंसमेंट की परिचर्चा की जाती है। फिर उन लोगों को हम लोग बाहर भेज करके ट्रेनिंग आदि दिलवाते हैं, जिससे कि वो हर अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम कर सकें, चाहे वो समाज सेवा का कार्य हो, चाहे वो डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में जाना चाहें, कंप्यूटर में जाना चाहें, हर क्षेत्र में वो जा कर के अपना योगदान दे सकती हैं और अपने को प्रबुद्ध बना सकती हैं। इसका प्रयास चल रहा है। मोदी जी की योजनाएं बहुत काम कर रही हैं। ये बहुत ही एक अच्छी पहल है उनकी तरफ से, ऐसा पहले नहीं हुआ था और अब धीरे धीरे इसका प्रभाव बिहार की छात्राओं में बहुत ज़्यादा संख्या में देखने को मिल रहा है। लड़कियां बहुत आगे आ रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। हम लोग बहुत खुश हैं उन लोगों को देख करके कि उनमें इस तरह की एक जो अपने प्रति एक चेतना, वो अपने बारे में नहीं सोचती थी। उन्हें लगता था डिग्री ले लिया कल शादी कर देंगे, माँ बाप में चले जाना है। अब ऐसा नहीं है। अब वो लोग पढ़ रही हैं और वो अपने को खड़ा देखना चाहती हैं कि हम भी कहीं दिखाई दें। ये एक बहुत बड़ी सही कहा आपने कि एक बहुत बड़ा बदलाव है जब सोच बदलती है और जब ये सोच ऐसी बदलती है तो कहीं ना कहीं आसपास के माहौल में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। और अगर हम देश को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं तो ऐसे बदलाव बड़े ज़रूरी हैं, बहुत अपेक्षित हैं। मैं एक बात और कहूँगी कि जब देश प्रगति करता है तो शीर्ष नेतृत्व तो बहुत अच्छा हो, इसकी ज़रूरत होती है, पर एक शिक्षक की बड़ी भूमिका होती है जी। उसके जो विद्यार्थी हैं उनके जीवन को अच्छा बनाने में, उनको गढ़ने में मैं कहूँगी। तो एक शिक्षिका की भूमिका आप कैसे बताएंगी? अगर मैं बच्चों की बात करूं, आपके विद्यार्थियों की बात करूं, तो वो जो कनेक्शन होता है एक गुरु का शिष्य के साथ और जो पढ़ने और पठन पाठन के दौरान जो उनके व्यक्तित्व के निर्माण में एक शिक्षिका की भूमिका होती है, उसके बारे में आपके दो शब्द जरूर जानना चाहूँगी। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि एक विद्यार्थी जब आता है तो वो बहुत अपने अंदर में भाव लेकर आता है कि हमें कुछ मिलेगा, हमारे शिक्षक, हमारे गुरु कैसे होंगे। तो आज का जो दौर जा रहा है, जैसे सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो हम शिक्षकों को अपने बच्चों से जुड़ने के लिए उस क्षेत्र में अपने आप को तैयार रखना है। हमें अपने आप को पीछे नहीं छोड़ना है। हमें भी उन बच्चों के साथ जुड़ने के लिए उनके स्तर तक आने की आवश्यकता है। उनकी जो भी जिज्ञासा है उसके शमन के लिए हमें अपने आप को भी तैयार रखने की ज़रूरत है और हम लोगों को उनमें नैतिक ज्ञान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रील्स की जो दुनिया है वो उन्हें नैतिकता से बहुत दूर ले जा रही है। क्योंकि पठन पाठन के लिए समय और नैतिकता, ये दोनों चीज़ें अनिवार्य हैं। अनुशासन भी बहुत जीवन में ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को अपने छात्रों में भरने में, छात्राओं में भरने में एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है। और हम लोग केवल पाठ्यक्रम नहीं देते उन्हें, बल्कि उनमें नैतिकता का ज्ञान देते हैं, उनमें आत्मबोध जागृत करते हैं, उनमें अनुशासन भरते हैं, जिससे कि वो एक पूर्ण मानव बन सकें। हमारी यही अभिलाषा रहती है कि हमारे जो भी छात्र छात्राएं हैं वो एक पूर्ण मानव के रूप में अपने को ढाल सकें, सामने आ सकें। ऐसा ना हो कि वो केवल
डिजिटलाइजेशन की क्षेत्र में ही बढ़ रहे हैं और वो मनुष्य नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य पहले बनना है। मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आज जो धीरे धीरे कम हो रहा है परिवारों में या समाज में, हम देख रहे हैं कि रिश्ते नातों में जो एक गर्मजोशी थी, हाँ, वो अब कुछ ठंडक बढ़ रही है। तो उसको पुनः जीवित करने में एक शिक्षक की बहुत अहम भूमिका है, और हम लोग अपने बच्चों में ये चीज़ें अगर भर दें तो कल भविष्य में कहीं हम पीछे नहीं रह पाएंगे। जी, एक और बात आपसे जानना चाहूँगी। हमने हिंदी की चुनौतियों के बारे में बात की। बहुत ज़रूरी है कि हमारे लेखन में, पठन पाठन में हिंदी की प्रमुखता हो, ताकि उसको हम उसका हक दिला सकें। तो यहाँ कैसे सुझाव देना चाहेंगी आप, क्योंकि आप लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही हैं? हिंदी को उसका हक दिलाने हाँ, में क्या करना चाहिए चुनौतियों का सामना करने के लिए और हिंदी के प्रचार प्रसार को और बढ़ावा देने के लिए? तो हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना सबसे ज़रूरी है कि हम कार्यालयों में, बैंकों में उनका प्रयोग करें, और हिंदी की जो प्रयोजनीयता है, उसके जो शब्द, उस तरह के टेक्निकल वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी, फंक्शनल हिंदी जो है, उसको लोगों तक पहुंचाएं। और इसके लिए हम एक कैंपेन कर सकते हैं समाज में। केवल हिंदी पखवाड़ा ना मनाएं, हम निरंतर पूरे वर्ष एक कैंपेन करके हिंदी के जो उसका महत्व है उसको घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे सामाजिक चेतना जागृत करने का काम हम कर रहे हैं, वैसे हिंदी के प्रति, भाषा के प्रति भी एक जागृति का काम हम लोग कर सकते हैं, जन जन तक उसे पहुंचाए, जैसे डोर टू डोर कैंपेनिंग कहते हैं। तो वैसे अपने विद्यार्थियों को भेज करके हम हिंदी के प्रति भी जागृति उत्पन्न कर सकते हैं। और कार्यालयों वगैरह का काम जो है उसको हम हिंदी में अगर निरंतर करें, केवल खाना पूर्ति ना करें, गर्मजोशी के साथ उसको करना शुरू कर दें, तो हिंदी सभी चुनौतियों का सामना कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आप कविताएं लिखती हैं और आज कार्यक्रम में आप हमारे साथ हैं। अगर कुछ सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को, आपकी लिखी हुई कुछ कविताएं, कुछ पंक्तियां कम से कम। कुछ पंक्तियां मैं सुनाती हूँ। मैंने अभी जैसा कहा कि संसार में प्यार की बहुत कमी होती जा रही है, तो मेरी एक कविता, छोटी सी कविता, 2-4 पंक्ति सुना पाऊंगी, इतना स्मरण नहीं है। आदमी हो आदमी को एक ही उपहार दो, दे सको जितना सभी को, निज हृदय का प्यार दो। है अकाल अखिल धरा पर आज केवल प्यार का, हो सके तो इस अनास्था से उसे उद्धार दो। आदमी हो आदमी को एक ही उपहार दो, दे सको जितना सभी को, निज हृदय का प्यार दो। क्या बात है। और ये प्यार की शक्ति ही हमें आपस में जोड़े रखती है। एक अहम सवाल पूछना चाहूँगी। हिंदी की जब हम चर्चा करते हैं तो रोजगार का सवाल भी आता है। ये ज़रूर बताएं आज हमारे दर्शकों को कि हिंदी में रोजगार के कैसे अवसर मौजूद हैं, संक्षेप में। हाँ, रोजगार का बहुत ही प्रबुद्ध क्षेत्र है हिंदी। जैसे अनुवादक के पद पर हम जा सकते हैं, बैंकों में हिंदी ऑफिसर का पद हमारे लिए रखा हुआ है, कार्यालयों में हम बहुत सारे पदों को हासिल कर सकते हैं, लिपिक के पद पर जा सकते हैं। तो हिंदी रोजगार की एक सशक्त माध्यम है। हिंदी करके हम दूतावास जो है वहाँ पर अपना काम कर सकते हैं, अनुवादक के पद पर। तो हिंदी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, और जो भी कंप्यूटर के क्षेत्र में भी हम हिंदी में काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हिंदी पढ़ करके हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं और नौकरी के अवसर तलाश कर सकते हैं। बैंकों में, कार्यालयों में, अंतरिक्ष विज्ञान आदि में भी आजकल हिंदी की पढ़ाई होने लगी है, तो वहाँ भी हम अपने हिंदी के स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो हिंदी पढ़ के हम शिक्षक तो बन ही सकते हैं, प्राध्यापक बन सकते हैं, कार्यालयों में काम कर सकते हैं, बैंकों में काम कर सकते हैं, लिपिक की भूमिका में काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे रोजगार के क्षेत्र हिंदी पढ़ने के बाद हम हासिल कर सकते हैं। हिंदी कहीं भी कमतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेजी पढ़ करके ही ये सारे पद हासिल कर सकते हैं, हिंदी के माध्यम से भी हम ये सारे और अब तो प्रतियोगिता परीक्षाएं भी हिंदी के माध्यम हिंदी से, हिंदी भाषा में हो रही है। सब में अनिवार्य कर दिया गया है हिंदी, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो या यूपीएससी की परीक्षा हो, हिंदी अनिवार्य है। तो बड़े रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, हिंदी के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम हिंदी भाषा को उसकी पहचान दिलाएं, क्योंकि ये हमारी पहचान है। मैं ये ज़रूर कहूँगी। कोई संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि हम हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं और हम अपने देश को तो आगे ले जाना चाहते हैं, बल्कि हम हिंदी को भी आगे पहुंचाना चाहते हैं, विश्व पटल पर उसका हक दिलाना चाहते हैं। संदेश आपकी ओर से। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी हमारी अभिव्यक्ति का एक सशक्त साधन है। तो अगर हम साहस ना छोड़ें तो हिंदी को हम आगे ले जा सकते हैं। और मैं यही सभी को संदेश देना चाहूँगी कि जितना हो सके हिंदी में हमें अपने काम को करना चाहिए। लिखने पढ़ने का काम हमें हिंदी में करना चाहिए। जो मूल पुस्तकें हैं
उनका हमें अध्ययन पुस्तक खरीद कर करना चाहिए, पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। केवल लैपटॉप या टैब पर अगर हम उसको पढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो उतना आनंद नहीं आ सकता है। तो हिंदी को आगे ले जाने के लिए आनंद की अनुभूति आवश्यक है, और आनंद जो है वही हमारा अंतिम ध्येय है जो हमें पुस्तकों को पढ़कर हासिल होता है। तो हिंदी के प्रति यदि हम आगे जाना चाहते हैं तो हिंदी की जो मूल पुस्तकें हैं उनका अध्ययन हमारे लिए अति आवश्यक है। सभी विद्यार्थी हो या बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, सबको हिंदी की मूल पुस्तकों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। उनसे हमें बहुत चीज़ें मिल सकती हैं। यही मेरा संदेश है लोगों के प्रति। हिंदी दिवस हम मनाते हैं, हिंदी को सारे साल पूरे वर्ष हमें सम्मान देना चाहिए और उसके प्रति कार्य करते रहना चाहिए। जी जी। तो जैसा कि आपने सही कहा कि हिंदी को जब हम अपने जो दैनिक क्रियाकलाप है, हमारे जो पढ़ने का अंदाज है उसमें शामिल करते हैं, और आपने टेक्स्ट बुक की बात कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जब हम पढ़ते हैं तो हम हिंदी भाषा को अपने अंदर समाहित भी करते हैं। आपने इतनी सारी बातें आज हमसे साझा की, सुबह के समय वक्त निकाला, आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। तो चलिए, बहुत सारी जानकारियों के साथ आज का बिहार बिहान हम आपके लिए लेकर आए, और मुझे पता है कि आपका मूड बहुत ही अच्छा हो गया होगा, तो अपने दिन भर के कार्यों के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, आज वीकेंड है तो वीकेंड को ज़रूर एंजॉय करिएगा। हैव अ वंडरफुल वीकेंड। आज के लिए निहारिका को दे अनुमति, हमारी टीम को दे अनुमति। नमस्कार।